दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक हिस्सा है हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन, जहाँ तक आप जान रहे हैं या समझ रहे हैं, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और कार्बन यानी ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ हो। ठीक है, इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के दो टाइप्स होते हैं। पहला है जब हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला या एलिफैटिक, इसमें यानी खुली श्रृंखला है तो उसको हम एलिफैटिक कहते हैं। बंद श्रृंखला तो इसको हम चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। श्रृंखलाएं एक लीनियर होती हैं तो श्रृंखलाएं कहलाती हैं। इस मतलब ऐसे ये हमारे श्रृंखलाएं हैं, चेन, तो ये इसको जो है चेन कहते हैं, खुली श्रृंखला। अगर यही श्रृंखलाएं ऐसे बंद हों या इस टाइप का हों तो ये जो है बंद श्रृंखलाएं हैं। आगे चलते हैं। खुली श्रृंखला में दो टाइप्स के हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स आती हैं या इनको हम ओलिफिन कहते हैं। दूसरा है एल्काइन, जिसको हम एसिटिलीन्स कहते हैं। ठीक है। बंद श्रृंखला में यानी जिनको चक्रीय का हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उनको हम उनके दो पार्ट होते हैं। नंबर एक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसको हम एरीन्स कहते हैं। यानी बेंजीन वगैरह जो हैं वो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आते हैं। आगे चलते हैं। कम अभिक्रियाशीलता के कारण एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम पैराफिन रखा गया है। ये कम अभिक्रियाशील होते हैं, इनकी वजह से इनका नाम पैराफिन रखा गया है। एल्केन्स का जो सामान्य सूत्र होता है ये CnH2n+2 होता है। अगर यहाँ 1 या 0 वैल्यू रखी जाए, 0 वैल्यू ना रखी जाए, क्योंकि यहाँ C कार्बन जो है 0 अगर रखेंगे तो वो हाइड्रोकार्बन रहेगा ही नहीं, तो इसलिए हम N=1 रखा जाए तो यहाँ CH4 मिलेगा, जो हमारा एल्केन का पहला सदस्य है, जिसको हम मेथेन कहते हैं। एथेन का निम्नतम ऊर्जा का सबसे अधिक अस्थायी संरूपण जो होता है वो सांतरित संरूपण कहलाता है। जो निम्नतम ऊर्जा का होता है सबसे अधिक स्थायी, वो है सांतरित संरूपण होता है। और एथेन का जब उच्चतम ऊर्जा यानी जो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, जो कि कम स्थायी होता है, जब क्योंकि कम स्थायी जो रहेगा वो ज़्यादा एनर्जी का होगा, उसको गेन करना पड़ेगा, तो वो कम स्थायी होगा। वो तुरंत चाहेगा कि मैं अपने जो है फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में आ जाऊं, तो ये हमारे ग्रसित संरूपण कहलाता है। आगे चलते हैं। निम्नतम ऊर्जा के जो सांतरित संरूपण होते हैं, जिसका ऊर्जा लेवल निम्न होता है, कम होता है, और उच्चतम ऊर्जा के ग्रसित संरूपण के मध्य विभिन्न ऊर्जाओं का संरूपण क्या होता है, गौशे या स्क्यू संरूपण कहलाता है। आगे चलते हैं। इथेन के सांतरित और ग्रसित संरूपण न्यूमैन प्रक्षेप सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। जो न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र आगे देखा जाएगा, हम दिखाए जाएंगे, तो उनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे चलते हैं। एल्केनों के बनाने की विधि। एल्केन जैसे हम प्रयोगशाला में बनाते हैं उसमें देखते हैं। सबसे पहला है साबात्य सरेंडेंस, जो है अभिक्रिया अपचयन है, साबात्य सेंडेरेंस अपचयन, जिसमें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बनों, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उनके हाइड्रोजनीकरण द्वारा हम प्राप्त करते हैं हमारे एल्केन्स। जैसे यहाँ एथिलीन है, एथिलीन को हम जब हाइड्रोजन की प्रेजेंस में निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन की उपस्थिति में करवाते हैं रिएक्शन, यानी एल्कीन का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल विद टेम्परेचर 200 और 300 के बीच, तो बनता है हमारा एथेन। क्योंकि यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन टूट जाता है
ये जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड में टूट जाता है, एक बॉन्ड बचता है, इसमें पार्शियली जो है पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, तो एक एच इधर जा कर के कंबाइन कर लेता, एक एच इधर, तो ये हमारा एथेन बन जाता है। आगे चलते हैं एल्किल हाइलाइड्स के अपचयन द्वारा। जब एल्किल हाइलाइड का अपचयन कराते हैं किसके साथ, जेडन और HCl के साथ, तो ये जो है टूट करके हमारे यक्स जो है यहाँ भाई साहब आ जाते हैं यक्स वाले में, और यक्स जो है अलग हो जाते हैं, तो दोनों ये पार्शियली जो है निगेटिव हो जाते हैं, जेडन जो है पॉजिटिव हो जाता है और हमारा एल्केन बन जाता है। आगे चलते हैं एल्किल हैलाइड में जो कोरी पोस्नर विधि है इसके द्वारा, एल्किल हैलाइड की कोरी पोस्नर विधि द्वारा, इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड लिथियम और इथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो LiX बन जाता है और लिथियम एल्केन यानी एल्केन जो है लिथियम से रिएक्ट कर लेता है, फिर उसके बाद कॉपर आयोडाइड से करा देते हैं तो लिथियम आयोडाइड बन जाता है और कॉपर लिथियम ये अटैच हो जाता है, ये हमारा ये फॉर्म बन जाता है। फिर R-X जो दूसरा एल्केन होता है इससे डिफरेंट होता है, उससे क्रिया कराते हैं तो एक RCU और LiX यानी लिथियम हैलाइड जो है वो ये बनता है और लास्ट में ये हमारे एल्केन बन जाते हैं, यानी ऐसा करके CH3 C2 CH2 और CH3 ऐसा करके ये एल्केन बना लेता है। वुड सब क्रिया, ये अभिक्रिया जो होती है वो कार्बन की श्रृंखला बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। ये हमारा एल्किल हैलाइड है, जब Na के साथ सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो बनाता है एल्केन और एल्किल हैलाइड बनता है, हाँ एल्किल हैलाइड सॉल्ट बनता है, साल्ट बनता है। फिर आगे चलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसको RMGX कहते हैं यानी एल्किल मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसकी जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं यानी H2O के साथ तो सक्रिय हाइड्रोजन हो जाता है ईथर के प्रेजेंस में, तो ये बनाता है एल्केन। आगे चलते हैं 6 पर, संतृप्त मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा, जब इनका कार्बोक्सिलेशन, जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है अब इनको कार्बोक्सिलिक एसिड जो है नष्ट करना है यानी ख़त्म करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो हम क्या करते हैं एक बेस कर देते हैं, तो जब बेस आता है तो यहाँ साल्ट बना लेता है, ये एसिड है ये बेस है, यहाँ साल्ट बन जाएगा तो यहाँ जो है हमारा एल्केन बन जाता है। और जो है ये इसका भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वाटर नहीं बनने देता है इसी वजह से। आगे चलते हैं इस जो है जो संतृप्त मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलेशन जो द्वारा जो है इस विधि में कार्बन श्रृंखला की लंबाई घटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बढ़ाने के लिए वुड्स अभिक्रिया ये और घटाने के लिए विकार्बोक्सिलेशन। आगे चलते हैं कॉल्बे की विद्युत अपघटनी विधि, जब हम वही कार्बोक्सिलिक जो है वो होता है एसिड को ही उसको हम इनका विद्युत अपघटन कराते हैं तो हमारे एल्केन्स बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड H2 और KOH। एल्कोहलों के अपचयन द्वारा, जब एल्कोहलों का अपचयन कराए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस के साथ जब कराते हैं तो हमारा एल्केन्स बनता है और बाकी जो है H2O और Pi3। एल्डिहाइड एंड कीटोन का अपचयन, इसको हम क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। क्लीमेंसन अपचयन में हम एल्डिहाइड का जब हम अपचयन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जो है हाइड्रोजन और जो है ZnHg HCl जो है कंसनट्रेटेड रहता है क्लीमेंसन अपचयन में, जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो है बनता है एल्केन और H2O ये निकल जाता है। यही अगर हम कीटोन के साथ कराते हैं तो कीटोन के साथ भी हमारा जो है एल्केन ही बनता है। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं तो एल्केन जो होते हैं इनके क्वथनांक जो है अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या के साथ बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम मीथेन एथेन ऐसे बढ़ते जाते हैं ऊपर की ओर, कार्बन श्रृंखलाओं को बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनके क्वथनांक बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आकार बढ़ रहा है तो क्वथनांक बढ़ेगा, जब आकार बढ़ रहा है तो गलनांक भी बढ़ेगा,
इनका गलनांक जिगजैग प्रकृति का होता है, मतलब कुछ का कम होता है कुछ का ज़्यादा भी, ऐसे करके एक आंतर क्रम में जिगजैग प्रकृति का होता है। एल्केनों में अणु जो है अध्रुवीय यानी नॉन पोलर होते हैं। इनकी विलेयता अणुभार जो है बढ़ने के साथ घटती है। जैसे अणुभार बढ़ेंगे विलेयता घटेगी। द्रव जो है एल्केनें जल से हल्की होती हैं, जितनी भी एल्केन द्रव लिक्विड में है वो जल से हल्की होती हैं। आगे चलते हैं। एल्केनों में प्रथम 3 सदस्य मेथ, मेथेन, एथेन और प्रोपेन को छोड़ करके सभी उच्च एल्केन जो हैं वो श्रृंखला समावयवता दर्शाती है। ये श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाती है क्योंकि इनकी श्रृंखलाएं अगर देखा जाए तो नेमली छोटी होती हैं, तो इस वजह से ये श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाती हैं। मीथेन का जो आकार है वो समचतुष्फलकीय होता है और एथेन का 2 चतुष्फलकी, क्योंकि ये मीथेन अगर देखा जाए तो ऐसे करके वो होता है, ऐसे करके, तो ये मीथेन चतुष्फलकी होता है। अगर ऐसे करके जोड़ दिया जाए तो ये चतुष्फलकी हो जाता है। और एथेन का यही होता है, ऐसे करके, यहाँ नहीं होता है, ये होता है, ये होता है और ये होता है और ये होता है, ऐसे करके। तो ये सम 2 जो है चतुष्फलक होते हैं इसमें। आगे चलते हैं ब्रोमीनीकरण। अब जब एल्केन का ब्रोमीनीकरण कराते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट में, तो हमको मिलता है मेथिल ब्रोमाइड। इसी से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बनाते हैं। आयोडीनीकरण, आयोडीनीकरण में भी यही होता है, तो हमारा आयोडीन बनता है। हमको अधिक रूप से अगर आयोडीन लेना है तो यही करते हैं हम इसी अभिक्रिया को। ये जो है रिवर्सिबल अभिक्रिया है। जब CH4 का रिएक्शन आयोडीन से कराते हैं तो ये एल्किल यानी जो मेथिल आयोडाइड बनाती है और हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये जो है दोनों तरफ चलती है रिएक्शन। फिर HI को हम यूज़ कर लेते हैं आयोडिक एसिड के साथ, तो हम इसको हैवीली जो है वो जो है क्वांटिटी में आयोडीन वो कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं। आगे चलते हैं नाइट्रीकरण पर। नाइट्रीकरण, जब एल्केन का नाइट्रीकरण कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ जो है हाई टेम्परेचर यानी 400 से 475 डिग्री पर, तो हमारी 2 बनती हैं, एक नाइट्रो एल्केन और एक नाइट्रोएथेन और नाइट्रोमेथेन बनता है। और सल्फोनेशन जब कराते हैं तो हमारा टर्शरी ब्यूटेन अगर इसको करते हैं तो उसका जो बनता है टर्शरी ब्यूटिल सल्फोनिक एसिड बन जाता है। ये निकल करके डैड आ जाते हैं। इसका जो सी कह रहा हूँ, सॉरी, HSO3 जो होता है वो आकर के यहाँ ज्वाइंट हो जाता है। ये एडिशन रिएक्शन में आ जाता है। आगे चलते हैं। आइसोमेराइजेशन, तो समावैवीकरण, तो ये जो है N ब्यूटेन जब AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है तो आइसोब्यूटेन बनाता है। ताप अपघटन, जब हम मेथेन का 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ताप अपघटन कराते हैं तो कार्बन ब्लैक और H2 निकलते हैं। आगे चलते हैं। 2 बंधों के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। एल्केन में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण होता है। सभी बंध सिग्मा बंध होते हैं, जो भी बंध होते हैं सब सिग्मा बंध होते हैं। अब देखिए ये एल्काइंस जो है, एल्काइन का हाइड्रोजनेशन वहाँ हमें एल्कीन का किया था, यहाँ हम एल्काइन का पढ़ रहे हैं। वही है अभिक्रिया सावात्य सेंडेरेंस विधि। इसमें भी अगर वही करते हैं, अगर एल्काइन को जो है हम लेते हैं यूज में हाइड्रोजन के साथ निकल की इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये बनती है पहले एल्कीन, एल्कीन से हम फिर कराते हैं तो एल्केन बनती है। अब जो है जब क्वथनांक इनका ज़्यादा है तो अणुभार भी ज़्यादा होगा, और जब लेकिन पार्श्व श्रृंखला छोटी होगी। जब पार्श्व, या तो हम ऐसे पढ़ भी सकते हैं कि अगर पार्श्व श्रृंखला जो होगी वो छोटी होगी तो अणुभार ज़्यादा और क्वथनांक ज़्यादा, अणुभार ज़्यादा तो क्वथनांक ज़्यादा।
लेकिन पार्श्व श्रृंखला छोटी होनी चाहिए। यहाँ जो है, यहाँ जैसे मेथेन है, यहाँ एथेन है, यहाँ प्रोपेन है, यहाँ ब्यूटेन है, यहाँ पेंटेन है, ऐसे करके है। तो इनका जो है जैसे जैसे हम इधर आगे बढ़ रहे हैं वैसे अणुभार बढ़ रहा है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, वान डेर वाल आकर्षण भी बढ़ रहा है और क्वथनांक भी बढ़ा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मेथेन एथेन प्रोपेन ऐसे करके बढ़ रहे हैं इस साइड, तो इनका सब बढ़ेगा अणुभार, क्योंकि अणुभार इनकी कार्बन श्रृंखलाएं बढ़ रही हैं, कार्बन के नंबर ऑफ एटम बढ़ रहे हैं। फिर जो है क्या नाम है, सतह का क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है, वान डेर वाल आकर्षण भी बढ़ेगा क्योंकि बहुत दूर बढ़ रहा है, और क्वथनांक भी बढ़ेगा जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा। आगे चलते हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में इनका सबसे ज़्यादा होगा, यही अणुभार सतह ये सब जो है, सतह का क्षेत्रफल वान डेर वाल इक्वेशन ये सब का, इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा आइसोब्यूटेन का। आगे चलते हैं, गलनांक जो है वो भी अणुभार के साथ ही जाएगा, अगर अणुभार ज़्यादा है तो गलनांक भी ज़्यादा ही होगा, और पार्श्व श्रृंखला जो है होगी वो छोटी हो जाएगी। अगर एक फैक्ट है, सम कार्बन जो भी यानी 4 वाले हैं, 5 वाले हैं, 4 वाले हैं, 6 वाले हैं, 8 वाले हैं, इनके जो एल्केन के गलनांक होते हैं यानी क्या नाम मेल्टिंग पॉइंट, ये होते हैं समीपवर्ती विषम कार्बन के एल्केन से उच्च होता है। इसे इसका ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन यानी ब्यूट बनाता है, और ये पेंट बनाता है यानी पेंटेन, या ठीक है इनसे बनाएगा। तो इनका जो होगा गलनांक ये ज़्यादा होगा इसके रिस्पेक्टिवली बगल वाले का, जो जिसका जो है कार्बन नंबर जो है वो ऑड है। आगे चलते हैं, रीड रिएक्शन। रीड रिएक्शन में हम एल्केन्स की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन के साथ। तो हमारा ये देता है एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड और HCl देता है। एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड जो है ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। एल्केन का एरोमेटिक करण, जब एन हेक्सेन जो है यानी इसमें 6 कार्बन है, ठीक है, तो एन हेक्सेन हो गया। हेक्सेन का जब एरोमेटिक करण कराते हैं तो हमारा बेंजीन बनता है विद द टेम्परेचर ऑफ 873 केल्विन, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर एन हेप्टेन का कराते हैं तो हमारा ये टॉल्यूइन बनता है, ये टॉल्यूइन बनता है। अब एक कम्बशन अभिक्रिया है यानी दहन अभिक्रिया, ये जो है फिजिकली है कितना हम अगर रखते हैं, सारी अभिक्रियाएं इस इक्वेशन पर सबके लिए निकाली जा सकती हैं, कितना किसके लिए होगा। अगर हम 1 रखते हैं तो मेथेन के लिए, 2 रखते हैं तो एथेन के लिए, 3 रखते हैं तो प्रोपेन के लिए, सबके लिए ये इक्वेशन दहन का काम आएगा। अब CH4 को हम प्राकृतिक गैस कहते हैं, ये CNG में पाई जाती है। CH4 दलदली क्षेत्र में पाई जाती है, तो यहाँ वहाँ जो है हम उसको मार्स गैस कहते हैं। अगर दलदली क्षेत्र में पाई जाती है तो ये मार्स गैस कही जाती है। अगर प्राकृतिक गैस में आती है तो ये CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मिलती है। अगर समुद्र की तली में पाई जाती है मेथेन तो उसको हम क्लैथरेट कहेंगे, ठीक है, ये फैक्ट है। आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे नहीं है। वीडियो कैसा लगा है बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि जो है उनका भी सफल हो TGT का एग्ज़ाम। TGT की जो डेट आ गई है फरवरी में, तो आप लोग भी तैयार रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।